नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। तो आइए खबरदार में खबरों को सबसे पहले खबरदार की लेंस से खबरों को देख लेते हैं। भारत में ओमिक्रॉन के वेरिएंट से खतरे का अलार्म बज चुका है। शुक्रवार को हमारे देश में ओमिक्रॉन के 100 से ज्यादा केस दर्ज हो गए थे और आज यह आंकड़ा बढ़कर 113 हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश में भी 2 केस सामने आ चुके हैं। ऐसे में प्रश्न ये कि कोरोना की तीसरी लहर की जो भविष्यवाणियां की जा रही हैं, क्या उनके सच होने का समय नजदीक आ चुका है? क्योंकि दुनिया के 90 से ज्यादा देशों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है, जबकि ब्रिटेन में तो ओमिक्रॉन ने स्पीड पकड़ ली, जहां पिछले 3 दिनों से कोरोना के रिकॉर्ड केस दर्ज हो रहे हैं। तो आज हम आपको ओमिक्रॉन के खतरे से तो खबरदार करेंगे ही, साथ ही ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के चाल चलन का पूरा विश्लेषण भी करेंगे, जो भारत के लिए केस स्टडी बन सकता है। इसके बाद हम आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलेंगे, जहां चुनावी लहर जोर पकड़ने लगी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात दी। पीएम मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में करीब 600 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। दिल्ली बॉर्डर से बलिया तक गंगा के किनारे 1020 किलोमीटर में ये एक्सप्रेसवे बनाए जाने का प्रस्ताव है, जो 2 चरणों में पूरा होगा। हम आपको इस एक्सप्रेसवे की पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आगे दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से खबरदार करेंगे। भारत में आज ओमिक्रॉन की कुल संख्या 121 हो गई है। हमारे देश में अब तक 12 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। आज महाराष्ट्र में 8 नए ओमिक्रॉन के केस सामने आए, जिनमें से 4 मुंबई में, 3 सतारा में, 1 पुणे में मिला है। और अब महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन संक्रमण के कुल 48 केस हो चुके हैं, जिनमें से 28 मामलों में मरीज ठीक भी हुए हैं। भारत में सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र से ही सामने आए हैं। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सिर्फ 121 केस ही तो ओमिक्रॉन के हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये सोचकर ओमिक्रॉन को नजरअंदाज करना भारी आपको पड़ सकता है, क्योंकि ओमिक्रॉन भारत में कोरोना की तीसरी लहर लाने की क्षमता रखता है और इसीलिए आपको ओमिक्रॉन के खतरे से खबरदार करना जरूरी है। महाराष्ट्र के बाद ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस दिल्ली में हैं, जहां 22 मामले हैं। 17 केसेस के साथ तीसरे नंबर पर राजस्थान है। तेलंगाना और कर्नाटक में 8 और गुजरात में 7 केस हैं। केरल में 5, उत्तर प्रदेश में 2 केस हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ में भी ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। तो क्या भारत में ओमिक्रॉन की लहर आना तय है? यह सवाल आपको थोड़ा हैरान कर सकता है, लेकिन इस सवाल से हम मुंह बिल्कुल नहीं चुरा सकते, क्योंकि ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों का उदाहरण हमारे सामने है, जहां ओमिक्रॉन से स्थिति बिगड़नी शुरू हो चुकी है। आज जो अन्य देशों में हो रहा है, वो भारत में भी हो सकता है। इसकी आशंका तो अब सरकारी एजेंसियां भी जता रही हैं। करीब 2 हफ्ते से एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा जब भारत में ओमिक्रॉन का नया केस न आया हो, और अब तो ओमिक्रॉन ने देश में रफ्तार पकड़ ली है। पहले केस के 15 दिन बाद शुक्रवार को एक दिन में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस सामने आए। महज 48 घंटे के भीतर 34 केस आने से लग रहा है कि अब और चूक भारी पड़ सकती है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या 121 हो चुकी है। सबसे ज्यादा 48 मरीज महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद दिल्ली में 12 नए मरीज आने के बाद कुल मरीजों की तादाद बढ़कर 22 हो गई है। राजस्थान में 17, तेलंगाना में 8, कर्नाटक में 8, केरल में 5 और गुजरात में 5 मरीज मिल चुके हैं। और अब उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है, जहां गाजियाबाद में 2 मरीज मिले हैं। जो भी WHO का डाटा हमारे पास आया है, साउथ अफ्रीका का या दूसरा यूरोप से जो डाटा आया है, उसके अनुसार ये पेशेंट बहुत हल्के लक्षण के साथ आते हैं। और हमने भी 20 जो पेशेंट हमारे पास आए हैं अभी तक, 1 दिसंबर से और अभी तक, उनमें हमने देखा है कि सिर्फ 2 पेशेंट ऐसे थे जिनको लक्षण थे। 18 पेशेंट को बिल्कुल कोई भी लक्षण नहीं थे, यानी कि एसिम्टोमेटिक थे, ना बुखार था, ना रेस्पिरेटरी सिम्टम्स थे, और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ थे। खाली उनका RT-PCR पॉजिटिव था, और जब हमारे पास उनको अस्पताल में भर्ती किया आइसोलेशन वार्ड में, और
हमने फर्दर टेस्टिंग की तो उनमें पाया गया कि उसमें ओमिक्रॉन है, डेल्टा नहीं है। और हमने देखा कि ज़्यादातर पेशेंट जो यहाँ से डिस्चार्ज, 10 पेशेंट हमारे यहाँ से डिस्चार्ज होकर जा चुके, 10 मरीज ओमिक्रॉन के डिस्चार्ज हो चुके हैं। हाँ। ये लोगों के लिए जानना जरूरी। तो उनके हाल क्या थे? 10 में से एक पेशेंट तो शुरू में जो मैंने बताया कि हल्का बुखार था और वो 3 दिन में ही ठीक हो गया था। 3 दिन में ही ठीक हो गए वो? जी हाँ, उसका हमने सारे एक्सरे और ब्लड टेस्ट किए, वो बिल्कुल नॉर्मल थे, उनको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। भारत में भी ओमिक्रॉन संक्रमण का वही ट्रेंड दिख रहा है जो पूरी दुनिया में है। चाहे वैक्सीन लगी हो या ना लगी हो, दोनों ही तरह के लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में आए हैं। अमेरिका से मुंबई आया 29 साल का एक शख्स ओमिक्रॉन पॉजिटिव निकला है। उसे फाइजर की कोरोना वैक्सीन के 3 डोज लगी हुई हैं। दिल्ली में मिले ओमिक्रॉन वेरिएंट के 20 में से 18 मरीज वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं, जबकि 2 मरीजों ने एक डोज लगवाया है। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के जितने केस मिले हैं उसमें ज्यादातर ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। ભારત સરકાર અને રાજ્ય સરકાર ખૂબ જ સતર્કતાથી વર્તી રહી છે। રોજ સવારે એક્સપર્ટ લોકો સાથે અમારી મીટિંગ થાય છે। વૈશ્વિક સ્થિતિ, દેશની સ્થિતિ, ટેસ્ટિંગ, વિદેશથી આવતા નાગરિકો, એમનું સર્વેલન્સ વગેરે ડે ટુ ડે एनी समीक्षा थाई छे। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस के मामले में नंबर 1 पर महाराष्ट्र और नंबर 2 पर दिल्ली है। दोनों राज्यों की सरकारें युद्ध स्तर पर इंतजाम में जुटी हैं। अस्पताल में बेड्स की संख्या दोबारा से बढ़ाई जा रही है। ऑक्सीजन के स्टॉक जमा किए जा चुके हैं। सरकारें दावा कर रही हैं कि ओमिक्रॉन से निपटने के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। दुनिया में हर दिन 1-1 लाख केस आने लगे 2 करोड़ की आबादी में। हमें लगता है खतरा बढ़ा है। सभी तरह से सरकार चुस्त दुरुस्त है। जो भी बेड के इंतजाम है, ऑक्सीजन के इंतजाम है, हम लोगों ने किए हैं। लेकिन जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो गाइडलाइन तय की गई है उसका पूरी तरह से पालन करने का काम करें। उम्मीद है कि सरकारों की तैयारियों को परखने की नौबत ना ही आए, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट जिस तेजी से फैलने लगा है वो चिंता पैदा करता है। लेकिन लोगों को अभी भी ओमिक्रॉन का कोई खास खौफ नहीं दिखता। मास्क को लेकर लोग अभी भी कैजुअल हो रहे हैं और 2 गज की दूरी तो अब बहुत दूर की बात हो चुकी है। तो प्रोविजन यही है कि एक तो भाई जो भीड़ भाड़ से बचो, दूसरा मैंने तो ऑलरेडी मेरी पूरी फैमिली में दोनों वैक्सीन लगा रखी हैं और कोशिश यही करता हूँ कि मैं मास्क लगा के रखता हूँ हर टाइम। वो यही प्रिकॉशन है बस फिलहाल तो। लोगों की ये नादानी बेहद भारी पड़ सकती है, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है और वो ये कि अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा भी ली हैं, तो भी ओमिक्रॉन से बचने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ओमिक्रॉन उन देशों में भी तेजी से फैल रहा है जहां बूस्टर डोज लगाई जा रही है। आज तक ब्यूरो। हमारे देश में दूसरी लहर के दौरान एक दिन में 4 लाख तक केसेस दर्ज किए गए थे। ये डेल्टा वेरिएंट की शक्ति थी, लेकिन ओमिक्रॉन को संक्रमण फैलाने के मामले में डेल्टा से भी 5-6 गुना ज्यादा शक्तिशाली माना जा रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर ओमिक्रॉन के कारण भारत में कोरोना की तीसरी लहर आई तो एक दिन में आने वाले केसेस कितने ज्यादा हो सकते हैं। इसका अंदाजा हम ब्रिटेन में ओमिक्रॉन की रफ्तार और नए केस के आने की दर से लगा सकते हैं, जहां शुक्रवार को कोरोना की 93,000 केस सामने आए, जो कि एक रिकॉर्ड है। सरकारी एजेंसियों ने ब्रिटेन की स्थिति की समीक्षा करके आशंका जताई है कि भारत में अगर ओमिक्रॉन फैला तो हर दिन 14 लाख तक नए केस दर्ज हो सकते हैं। ब्रिटेन में तेजी से बूस्टर डोज लगाए जाने के बावजूद ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर बढ़ता जा रहा है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि कोरोना ने लगातार तीसरे दिन सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ब्रिटेन में शुक्रवार को 93,045 नए मामले सामने आए, जो पूरे कोरोना काल में ब्रिटेन में एक दिन में दर्ज किया गया सबसे बड़ा आंकड़ा है, जिसमें से ओमिक्रॉन के 3,201 केस हैं। ये ओमिक्रॉन की पहचान होने के बाद ब्रिटेन में एक दिन में मिले सबसे ज्यादा केस हैं। इससे पहले गुरुवार को भी 28,000 केस सामने आए थे और अब तक ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल मामले 14,909 हो चुके हैं। लगातार तीसरे दिन ब्रिटेन में सबसे ज्यादा मामलों का रिकॉर्ड बना है। इसके साथ ही अब तक कोरोना संक्रमण के कुल केस 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। ओमिक्रॉन की वजह से ब्रिटेन कोरोना की नई सुनामी के मुहाने पर खड़ा है।
This is a really serious threat at the moment. How big a threat? There are several things we don't know, but all the things that we do know are bad. And the principal one being the speed at which this is moving. It is moving at an absolutely phenomenal pace, and therefore between the time that it first starts to really take off in a way people will be able to see, and the point when we get to very, very, very large numbers. We said we would in the event of the numbers starting to rise and in the event of a new variant appearing, and that's the right thing to do. And everybody, you'll have heard me repeat earlier on what we need people to do: to use ventilation, to wear masks inside, continue to wash your hands, exercise caution, to do daily contact testing and so forth. If you come into contact with somebody who has Omicron, to isolate certainly if you have Omicron. भले ही ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान दक्षिण अफ्रीका में हुई, लेकिन ब्रिटेन अब इसका सबसे बड़ा शिकार बन चुका है। ब्रिटेन में बढ़ते ओमिक्रॉन केस ने भारत के लिए भी खतरे का अलार्म बजा दिया है। शुक्रवार को नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने ब्रिटेन में ओमिक्रॉन की रफ्तार के आधार पर भारत में रोजाना 14 लाख केस आने की आशंका जता दी है। अगर जो केसेस कल यूके में हुए हैं 88,000 के करीब, 80,000 ले लीजिए, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगाएं। कहने का मतलब ये है, माइल्ड है कहा जा रहा है, वो भी देख रहे हैं। हॉस्पिटल्स का अभी इतना हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर नहीं है, वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ एक इमर्जिंग सिनेरियो है, कहाँ जाएगा कहना मुश्किल है, अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो है। ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत की तीसरी लहर का जिम्मेदार बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। और अब मॉडर्ना वैक्सीन के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पॉल बर्टन ने ओमिक्रॉन को लेकर नई चेतावनी दी है। ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट मिलकर एक नए सुपर वेरिएंट में बदलने का खतरा बढ़ गया है। डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से एक साथ संक्रमित होने पर ऐसा हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका में ऐसे केस मिले हैं जिसमें दोनों वेरिएंट्स के संक्रमण की संभावना मिली, यानी भविष्य में ओमिक्रॉन से भी ज्यादा घातक वेरिएंट दुनिया पर अटैक कर सकता है। एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ने जो मॉडर्ना कंपनी से जो टीका बनाती है वर्ल्ड का, उससे संबंधित हैं और उनका नाम है डॉक्टर पॉल बर्टन। उन्होंने ग्रिम पिक्चर पेस्ट की है। ग्रिम पिक्चर पेस्ट करने का मतलब ये, उन्होंने संभावना व्यक्त की है कि अगर भविष्य में केसेस बढ़ते हैं और डेल्टा वायरस और ओमिक्रॉन वायरस आपस में सुपर इम्पोज हो जाते हैं, इनकी जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो एक दूसरे में सुपर इम्पोज होके कोई नया वायरस बन जाता है, तो ये एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन होगा। इसलिए उन्होंने इसका नाम सुपर वायरस दिया है। और सुपर वायरस का मतलब ये है कि ये ऐसा वायरस का स्ट्रेन होगा जो अभी तक हमने न पहचाना है, न उसको नंबर दिया है और न इसके केसेस अभी देखने में आए। ये स्पेकुलेशन है, ऐसा अभी हुआ नहीं है, ऐसा हो सकता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया को एक बार फिर मुश्किल में ला खड़ा किया है। एक तो मौजूदा वैक्सीन की दोनों डोज बेहद कम कारगर साबित हो रही हैं। दूसरा, बूस्टर डोज भी ओमिक्रॉन को रोकने में बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पा रहे। तीसरा, ओमिक्रॉन वेरिएंट से बच्चों में भी कोरोना संक्रमण के केस तेजी से बढ़े। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के भले ही अन्य देशों के मुकाबले केसेस कम हो, लेकिन अगर हालात बेकाबू हुए तो दूसरी लहर से भी बड़ी त्रासदी आ सकती है। ब्रिटेन का एग्जाम्पल हमारे सामने है। आज तक ब्यूरो। ओमिक्रॉन जिस तेजी के साथ दुनिया भर में अपने पांव पसार रहा है, उससे दो बातें हमें पता चलती हैं। पहली ये कि इसके फैलने की रफ्तार पिछले सभी वेरिएंट से कई गुना ज्यादा है, लेकिन गनीमत इस बात की है कि इस वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन में गंभीर बीमार करने की शक्ति बहुत कम है। लेकिन आखिर इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन में ऐसा क्या है जो इतनी तेजी से फैल रहा है? इसका जवाब तलाशने वाली हमारी ये रिपोर्ट आप देखिए।
वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किए जाने के 3 हफ्ते के अंदर ही ओमिक्रॉन ने कम से कम 94 देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी है। There are some early studies from the UK that have looked at household secondary transmission, looking at higher secondary transmission as compared to Delta, but again, it's still early. ओमिक्रॉन जितनी तेजी से फैल रहा है, उसके बारे में पता लगाने की रफ्तार उतनी तेज नहीं है, लेकिन ये अब पक्का हो चुका है कि ओमिक्रॉन संक्रमण फैलने में तो तेज है, लेकिन गंभीर बीमारी बनाने में डेल्टा से बहुत स्लो है। The Omicron variant is a change in its genetic sequence that has changed the shape and changed the ability of that spike protein to attach to human cells and enter the human cell, and that's probably what's giving it its transmission advantage. ओमिक्रॉन वेरिएंट को अब तक का सबसे पावरफुल वेरिएंट कहने की एक बड़ी वजह यह है कि यह बेहद तेज रफ्तार से फैलता है। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के एक शोध से पता चला है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अपने पिछले डेल्टा वेरिएंट से 70 गुना तेजी से फैलता है। हालांकि स्टडी में कहा गया है कि डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन कम खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये वेरिएंट फेफड़ों पर डेल्टा के मुकाबले कम असर डालता है। स्टडी से साफ है कि भले ही ओमिक्रॉन के इतने गंभीर लक्षण नहीं होते कि अस्पताल जाने की नौबत आए, लेकिन चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि ये वेरिएंट नेचुरल इम्यूनिटी और वैक्सीन से बनी एंटीबॉडीज को भी मात दे रहा है। Omicron can get into the inside of a lung cell, will be much more faster and will evade even the vaccine. ओमिक्रॉन वेरिएंट में वो सभी चीजें हैं जो कोरोना की नई लहर को जन्म देने की ताकत रखती हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में ओमिक्रॉन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। भारत में भी ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ने लगा है, जो आने वाले दिनों में बड़ा चैलेंज साबित होगा। ओमिक्रॉन एक ऐसा वेरिएंट है जो कि फिक्र दिलाता है। हम देख रहे हैं बाहर के देशों में इसका प्रभाव, और हमें इस वेरिएंट को फेस करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। जो ये कर सकता है वो इमर्ज हो रहा है, समझ भी आ रही है, लेकिन जो भी हो, हमें किसी भी चुनौती, पैंडेमिक की जर्नी में जो भी मोड़ आएगा, उस चुनौती को समझने के लिए, फेस करने के लिए हमें तैयार रहना है। ओमिक्रॉन के खिलाफ भारत की नीति फिलहाल वेट एंड वॉच वाली है। दुनिया के 35 से ज्यादा देशों में भले ही बूस्टर डोज को ओमिक्रॉन की काट माना जा रहा हो, लेकिन भारत अभी भी बूस्टर डोज के बारे में सिर्फ सोच ही रहा है। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। ओमिक्रॉन के चाल चलन के बारे में अभी भी वैज्ञानिक शोध चल रहा है। इस पर मौजूदा वैक्सीन कितनी कारगर है, क्या बूस्टर डोज लगवाना जरूरी है, ये वो प्रश्न हैं जिनके पुख्ता परिणाम आना अभी बाकी है। लेकिन ओमिक्रॉन जिस तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है, उसके खतरे से बचने के लिए एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की हमें जरूरत है। और इसीलिए अगर आपको वैक्सीन की दोनों डोज भी लग चुकी हैं, तो भी आप मास्क अवश्य पहनिए, क्योंकि कोरोना के विरुद्ध मास्क ही अभी तक सबसे असरदार हथियार है। और अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश को मिले प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। ये एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते आए हैं कि विकास का पथ अच्छे राजमार्गों के निर्माण से ही प्रशस्त होता है। यूपी बीजेपी भी इन एक्सप्रेसवेज के रास्ते सत्ता पाना चाहती है। पिछले लगभग 1 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश को 2 एक्सप्रेसवे की सौगात मिल चुकी है। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। 18 नवंबर यानी कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में फिलहाल उत्तर प्रदेश को 4 एक्सप्रेसवे मिले हैं, जिनमें से एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जहां वायुसेना के सबसे बड़े विमान हरक्यूलिस से उतरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। यह लखनऊ से गाजीपुर तक जाता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। यह मेरठ से प्रयागराज तक जाता है। इसके अलावा आने वाले दिनों में चित्रकूट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन होना है। आजमगढ़ गोरखपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी चुनाव से पहले पूरा संभव है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के समय वायुसेना का जलवा हमने सभी ने देखा। आज गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास में भी बेहद रंगारंग कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास के बाद जनता को संबोधित किया और इस संबोधन के द्वारा उन्होंने ये संदेश दिया कि यूपी प्लस योगी मतलब बहुत उपयोगी।
इस एक बटन से पीएम मोदी ने यूपी की जनता को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात दी और इसी तरह से वो यूपी बीजेपी को सत्ता तक ले जाने वाले सच्चे पथ प्रदर्शक भी बने। शाहजहांपुर की पवित्र भूमि में अगले महीने मुमकिन है कि विधानसभा चुनावों की अधिसूचना जारी हो जाए और उससे पहले योगी सरकार चाहती है कि लंबित पड़े सारे काम निपटा लिए जाएं और उसमें सबसे जरूरी हैं वो एक्सप्रेसवे जिनके उद्घाटन या शिलान्यास होने थे। कर्तव्य पारायण मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ। इसी कड़ी में पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन के एक महीने बाद आज पीएम मोदी ने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। पूरे देश में नेता और प्रधानमंत्री माननीय वहां उन्होंने काशी विश्वनाथ को प्रणाम किया, भगवान परशुराम का नाम जपा और हर हर गंगे से संबोधन की शुरुआत की। श्री बाबा विश्वनाथ और भगवान परशुराम के चरणन मां हमारो प्रणाम। जय गंगा मैया की, हर हर गंगे। यूपी को मिलने वाला ये गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। ये पूर्वी और पश्चिमी यूपी को एक रास्ते पर लाता है। देखा जाए तो इसकी मदद से दिल्ली से प्रयागराज की दूरी मात्र 8 घंटे के करीब रह जाएगी। 6 से 8 लेन के गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। ये रास्ता उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। इन 12 जिलों के करीब 500 गांव इस एक्सप्रेसवे के करीब बसे हैं। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 36,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो लागत के हिसाब से काफी कम माने जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये एक्सप्रेसवे 3 साल में तैयार हो जाएगा, यानी दिसंबर 2024 में इसका भी उद्घाटन हो सकता है। देश के कुछ खास एक्सप्रेसवे की तरह ही इस पर भी एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी। मौका तो था गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास का, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज इस मौके पर 2 खास बातें कही। यूपी प्लस योगी बहुत ही उपयोगी। उन्होंने इस बात को कई बार दोहराया, यानी कि साफ कर दिया कि योगी और यूपी अब पर्याय बन चुके हैं। आपको याद होगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पीएम मोदी वायुसेना के विमान हरक्यूलिस से लैंड हुए थे और उस एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के कई विमानों ने भी टचडाउन एक्सरसाइज की थी। ठीक उसी तरह से गंगा एक्सप्रेसवे पर भी वायुसेना के विमान उतर सकेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद यूपी में 4 एक्सप्रेसवे ऐसे हो जाएंगे जहां वायुसेना अपने विमान की लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकती है, जिसमें पहला है यमुना एक्सप्रेसवे, जहां मथुरा के पास स्ट्रिप बनी है। दूसरा है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, जहां बांगरमऊ के पास एयर स्ट्रिप है। तीसरा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जहां सुल्तानपुर के पास एयर स्ट्रिप बनाई गई है। और चौथा होगा गंगा एक्सप्रेसवे, जहां शाहजहांपुर में एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी। जो सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है। आज जब पीएम मोदी शाहजहांपुर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले खास तौर से तैयार किए गए गंगा एक्सप्रेसवे के मॉडल का निरीक्षण किया। पीएम मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ और इस एक्सप्रेसवे से जुड़े अधिकारी थे, जो इसकी कार्य योजनाओं के बारे में पीएम मोदी को बता रहे थे। आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा। जहां तक गंगा एक्सप्रेसवे के रूट की बात है तो पूर्वी और पश्चिमी यूपी को ये जोड़ता है। मेरठ के बिजौली गांव के पास से एक्सप्रेसवे शुरू होगा, फिर हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक जाएगा। जो उम्मीद सरकार कर रही है वही उम्मीद वो लोग भी कर रहे हैं जो इस एक्सप्रेसवे के किनारे बसे गांवों या शहरों में रहते हैं। इस हाईवे की मदद से उनके लिए अब दिल्ली दूर नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद अब गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के जरिए पश्चिम का पूर्व से मिलन होगा। लेकिन ये किसानों के लिए और स्थानीय लोगों के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है, ये जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। हमारे साथ में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कई किसान, कई स्थानीय लोग पहुंचे हैं। और क्या इससे फायदा होने वाला है, क्योंकि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी इससे जुड़ेगा, तमाम चीजें हैं, आपको क्या लगा? हमारा आने जाने में सुविधा होगी। जहाँ 1 घंटे में पहुँचते थे वहाँ इस समय आधा घंटे में पहुँच जाएंगे। आने जाने में बहुत सुविधा होगी, जाने में आसानी होगी जी। तो ये बताइए कि ये एक्सप्रेसवे से अब माल ले जाना आसान होगा क्या? आसान होगा और आसान होगा। हाँ, जरूरत थी इसकी, पहले दिक्कतें थी। हाँ, दिक्कतें पहले तो बहुत दिक्कतें थी। लड़िया से जाता था, अब ट्राली से जाता है, तो ये तो आसानी है भाई। गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा, उससे बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। हमारे जो आसपास के जो एरिया है उसमें इंडस्ट्रियल एरिया भी बढ़ेंगे उससे बहुत ज़्यादा, और जिससे बहुत ज़्यादा सुधार आएगा उसमें। शिलान्यास कार्यक्रम से पहले लोक कलाकार भी शाहजहांपुर पहुंचे और इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपनी खुशी अलग तरीके से जाहिर की। उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर के लगातार जिस तरीके की तस्वीर दिखाई देती है, और ये विकास सिर्फ औद्योगिक ही नहीं, सांस्कृतिक भी है, क्योंकि संस्कृतियों का जो मिलन है उसको रफ्तार देने के लिए विकास की जरूरत होती है। और एक्सप्रेसवे, जो गंगा एक्सप्रेसवे है, जो कि 594 किलोमीटर का होगा, वो यूपी के पश्चिमी इलाके यानी कि मेरठ को पूरब यानी कि प्रयागराज तक जोड़ेगा। लोग कलाकार हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए आप? क्या? झांसी से आए हैं, बुंदेलखंड से। कौन सा नृत्य दिखा रहे हैं? कौन सा नृत्य? ये हमारे बुंदेलखंड का पारंपरिक लोकराय नृत्य है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? पल्लवी थी, लखनऊ से आए, उत्तर प्रदेश। कौन सा डांस दिखा रहे हैं? कौन सा? अवधि। हाँ। कितना इंतजार था आज के कार्यक्रम के लिए? बहुत इंतजार था, बहुत एक्साइटेड थे इसके लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे हम लोग को करके अपनी परफॉर्मेंस। यूपी विधानसभा चुनावों में एक्सप्रेसवे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ये तय है। यही वजह है कि एक्सप्रेसवे का श्रेय लेने के लिए हर पार्टी अपने कार्यकाल में दबी हुई फाइलों से धूल झाड़कर अपने हिस्से के वोट मांगने में लगी है। शाहजहांपुर से कुमार अभिषेक के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर दिया। उत्तर प्रदेश के लोगों को उम्मीद है कि अगले 3 साल में यह बनकर तैयार हो जाएगा। तैयार होने के बाद यह एक्सप्रेसवे कैसा दिखेगा, इसे लेकर शाहजहांपुर में एक मॉडल तैयार किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी भी जब शाहजहांपुर पहुंचे तो सबसे पहले उन्हें यही मॉडल दिखाया गया। आइए हम आपको उसी मॉडल का निरीक्षण करवाते हैं। शुरुआत होगी मेरठ से, क्योंकि 594 किलोमीटर का ये जो एक्सप्रेसवे होगा, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा होने वाला है, ये कई महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगा। मेरठ में शहीद स्मारक, जिसका यहाँ पे खूबसूरत मॉडल बना है, उसको जोड़ेगा। उसके बाद अगर आप आगे आते हैं तो हम आपको दिखाते हैं इस तरफ, यानी कि हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर को जोड़ता है हुआ ये एक्सप्रेसवे होगा। उसके आगे, हापुड़ के आगे अगला जो शहर या जिला होगा वो बुलंदशहर का होगा, जहां पे प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनना है, उसको ये सीधे तौर पर जोड़ेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ विकास की योजनाओं को ही नहीं जोड़ा जा रहा है, बल्कि धार्मिक स्थानों और अन्य जगहों को भी जोड़ा जाएगा। उसके बाद अमरोहा आप पहुंचेंगे, जहां पर वासुदेव मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है वहां का, अमरोहा का, वहां के दर्शन करना भी बहुत सुलभ हो जाएगा इस एक्सप्रेसवे के जरिए। आप यहां से जब आपका काफिला आगे की तरफ बढ़ेगा और आप आगे अपनी यात्रा लेके जाएंगे तो आप पहुंचेंगे संभल में। संभल, जो कि कैला देवी मंदिर के लिए मशहूर है, वो भी इसी एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा, जिससे आने वाले समय में लोगों को आसानी होगी। उसके बाद अगला जो पड़ाव होगा वो होगा बदायूं का, क्योंकि बदायूं में भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रस्तावित है, जो खास तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके बाद अगर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हनुमंत धाम, जो कि महत्वपूर्ण एक स्थान है, वो भी जुड़ने वाला है। और उसके साथ ही साथ खास तौर पे शाहजहांपुर, जहां इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, वहां पे एयर स्ट्रिप 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप प्रस्तावित है, जो कि बननी है। और ये एयर स्ट्रिप सीधे तौर पर, जिस तरीके से हमने देखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी
किस तरीके से इसका टेस्ट हुआ था, उसके हिसाब से ये एक्सप्रेसवे भी कहीं ना कहीं उस पूरी सुविधा के साथ में लैस होगा। आगे और बढ़ेंगे तो आपको शाहजहांपुर का ही जो प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो भी इसे जोड़ेगा। उसके आगे के पड़ाव में हम देखें तो हरदोई में भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को ये जोड़ने वाला है और इसकी सीधे अब अगर आप आगे आते हुए चले जाएंगे और देखेंगे तो इसके पड़ाव पे आपको मिलने वाला है उन्नाव, जहां पर बैसवाड़ा द्वार जिससे ये जुड़ेगा। उसके बाद आगे रायबरेली और उसके बाद प्रतापगढ़, यानी कि वहां भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को ये जोड़ेगा। और ये जो जुड़ाव है वो सीधे तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके को, यानी मेरठ से ये जो एक्सप्रेसवे शुरू होता है, मेरठ को जोड़ेगा पूर्व यानी कि प्रयागराज की तरफ। और प्रयागराज वो शहर जो कि धर्म नगरी है, वो शहर जो कुंभ के लिए जानी जाती है। और आने वाले समय में जब भी महाकुंभ होगा तो लोगों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सीधे पहुंचना बहुत ही सुगम हो जाएगा। यानी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद अब गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए जोरदार कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश के चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है और इसे योगी सरकार का एक बड़ा दांव भी माना जा रहा है। जिस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का श्रेय लेने की होड़ थी, ठीक उसी तरह से गंगा एक्सप्रेसवे का श्रेय लेने के लिए भी राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। दरअसल इसको मायावती का विजन कहा गया। अब प्रश्न यह है कि इस एक्सप्रेसवे का मायावती से क्या संबंध है। दरअसल वर्ष 2007 में गंगा एक्सप्रेसवे की योजना बनाई गई। उस समय मायावती की पूर्ण बहुमत वाली सरकार उत्तर प्रदेश में थी। उस दौर में 1047 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाना तय हुआ। ग्रेटर नोएडा से बलिया तक यह सड़क बनाई जानी थी। यह सड़क गंगा के किनारे किनारे बनाई जानी थी। इस प्रोजेक्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। 2009 में हाईकोर्ट ने प्रोजेक्ट को खारिज कर दिया। खारिज होने का कारण था पर्यावरण संरक्षण नियमों का उल्लंघन। अब प्रश्न ये है कि जिस हाईवे को हाईकोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि यह पर्यावरण संरक्षण नियमों का उल्लंघन करता है, उसे योगी सरकार में कैसे क्लियरेंस मिल गया। दरअसल इस मामले में योगी सरकार ने एक्सप्रेसवे से जुड़े प्रस्तावों में कुछ बदलाव किए। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर यह है, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से हैरान करने वाली यह खबर, एक घटना हुई है। स्वर्ण मंदिर के दरबार साहिब के अंदर एक शख्स चला गया है। ये पवित्र दरबार साहिब जहां पर एक शख्स चला गया, स्वर्ण मंदिर के दरबार साहिब के अंदर ये शख्स चला गया। गुरु ग्रंथ साहिब के पास से तलवार उठाने का इसने प्रयास किया है। ये शख्स अंदर चला गया। गुस्साए लोगों की पिटाई से युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने यह कहा है क्योंकि इस युवक की वहां पर मौजूद लोगों ने जमकर पिटाई कर दी है। और अमृतसर से यह खबर आई, स्वर्ण मंदिर के दरबार साहिब में घुसकर एक युवक ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने से पवित्र तलवार को उठाने की कोशिश की। वहां उस वक्त रहरास साहिब का पाठ चल रहा था। अचानक युवक ने अंदर छलांग लगा दी। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार नाराज लोगों की पिटाई से आरोपी युवक की मौत हो गई है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पंजाब सरकार से इस मामले की तुरंत जांच कराने की मांग की है। आइए सीधे सतेंद्र हमारे संवाददाता के पास ले चलते हैं। सतेंद्र, कौन था ये शख्स, क्यों तलवार उठाने की कोशिश कर रहा था, क्या हुआ आखिर? देखिए सही, अभी तक इस शख्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इतना जरूर है कि तकरीबन 6:30 बजे के करीब जिस तरीके से संगत पवित्र गुरुद्वारा साहिब के दर्शनों के लिए जाती है, वहां पर जो है कीर्तन सुनती है, तो उन्हीं दर्शकों के साथ, श्रद्धालुओं के साथ सामान्य तरीके से ये जो शख्स है लगातार आगे बढ़ रहा था। और जो अंदर जो गर्भगृह है जहां पर ये पूरा कीर्तन होता है, पवित्र गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप जहां पर रखा हुआ है, ठीक वहां उसके चारों तरफ जो है रेलिंग बनी हुई है। रेलिंग के पास जैसे ही ये शख्स पहुंचता है तो एकदम वहां से छलांग लगाकर उधर कूद जाता है जहां पर पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब रखा हुआ था। ये सीसीटीवी में भी आप देख सकते हैं। जैसे ही ये कूदता है तो वहां पर एसजीपीसी टास्क फोर्स की सुरक्षा होती है। उन्होंने तुरंत इस शख्स को पकड़ लिया। पकड़कर इसे बाहर लाया गया, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा लोगों का हुजूम होता है, भीड़ होती है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु 24 घंटे वहां पर दर्शनों के लिए आए हुए होते हैं। और वहां पर सतेंद्र, आपको रोकना पड़ेगा, समय की थोड़ी सी कमी है। गुरु ग्रंथ साहिब के पास से तलवार उठाने की कोशिश ऐसे शख्स ने की, पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक बेमिसाल 20 साल।